जय हिंद दोस्तों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें हम आज कर रहे हैं मैथ्स का पहला क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर। हमने सबसे पहले लिया है जो 16 नवंबर 2021 डेट आप देख सकते हैं। इस डेट को जो पेपर हुआ था उस पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर है, जिसके क्वेश्चन को आज हम करेंगे। बाकी और भी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी, जिसमें कि रीजनिंग, हिंदी, जीएस, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो है करवाई जाएगी। तो अटेंड कीजिए हमारे चैनल पे आप लोग क्लासेज और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो है, देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दिया हुआ है आपका, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस जो है इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बॉड मास। आपने पढ़ा ही होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सब चीज़ें बेसिक हैं पढ़ी होंगी। बॉड मास रूल आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह के जो है सीरीज को हल करने के लिए बॉड मास का रूल लगाया जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का को सॉल्व करते हैं, डी का मतलब डिवीज़न भाग करते हैं, फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा को करते हैं, उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन मतलब प्लस जोड़ते हैं, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन फिर घटाते हैं। तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है 45 - 3 गुणा फिर छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 4 ऑफ 6 प्लस 12 भागा 3 गुणे 6 - 4 गुणे 5 प्लस 6। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए बॉड मास में आता है बी। इसका मतलब है कि हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जाएंगे। तो इसमें जो ब्रैकेट के बाहर का है संख्या उसको सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अभी ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा। ठीक है, देखिए तो 4 ऑफ 6 है, इसका मतलब 6 गुणे 4 24 ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे प्लस अभी इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, डिवीज़न भाग देंगे। तो देखिए भाग यहाँ पे है 12 भागे 3, 3 एकम 3 चौका 12, 4 बार में ये आ जाएगा। अब गुणा 6 - 4 गुणा 5, ठीक है, और प्लस 6 बाकी की चीज़ों को वैसे लिख देंगे आप लोग। ठीक है, अब इस तरह के सवाल में बॉड मास के रूल से ही सॉल्व कीजिएगा, और अपने मन से करने लगेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो फिर आंसर वही गलत आ जाएगा, और ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा, जिसको आप लोग टिक कर दोगे फिर आपका वो आंसर गलत ही हो जाता है। ठीक है, तो बॉड मास के रूल को फॉलो करते हुए ही करना है। फिर इसके बाद देखिए हम गुणा करेंगे तो 6 चौका ये 24 हो जाएगा, फिर -4 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस 6, तो ये 45 - 3 गुणा 24 प्लस 24 हो जाएगा कितना 48। ठीक है, एडिशन के बाद ही तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, आप बॉड मास रूल में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर 48 में से 20 को घटा देंगे आप लोग तो कितना बच जाएगा 28 बच जाएगा प्लस 6। तो अभी 45 अब गुणा करेंगे हम लोग तो 3 × 24 3 दूनी 6 1 7 प्लस 6। अब जोड़ेंगे तो 45 में 6 जुड़ जाएगा तो 51 - 74। अभी जब इसको हम लोग घटा देंगे, सॉरी ये देखिए 84 आ जाएगा ना गुणा करने के बाद। देख लीजिए आप लोग 28 गुणा 3 करेंगे तो 3 × 24 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो 51 और 84 में से आप लोग जब 51 को माइनस करेंगे तो -33 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को आप बॉड मास रूल से ही कीजिएगा। हिंदी में जिसको कहते हैं भा गु जो घ। ठीक है, अब इसके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें ये चीज़ हिंदी वाले में नहीं आता है तो आप लोग खुद से ऐड कर लेंगे ब्रैकेट वाली चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कि 36 मीटर पटुआ जूट, मतलब कोई कपड़ा वपड़ा होगा
बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते ही है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही होता है। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है। तो देखिए क्या इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, जब मैं जैसे बता रहा हूँ इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए 36 मीटर पटुआ बेचने पर, ठीक है, इसको ये बेच रहा है तो 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ हो रहा है। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ को निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ता है, मतलब विक्रय मूल्य में से जो है क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। तो देखिए 36 मीटर जो है आपका, जब हम बेच रहा है ये, तो 36 मीटर का पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि लाभ कितना हो रहा है। देखिए 36 मीटर का लाभ निकालने के लिए 36 मीटर का सेलिंग प्राइस में से 36 मीटर के कॉस्ट प्राइस को घटाना पड़ेगा, यही तो करेंगे। बराबर देखिए अब ये हो गया लाभ, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया तो लाभ आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा लाभ जो है 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो हम इसको 12 मीटर पटुआ के सेलिंग प्राइस के बराबर लिख देंगे। ठीक है, बस आपको इतना अगर आप लिखना सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम सेलिंग प्राइस को एक साइड में कर लेते हैं। देखिए 36 सेलिंग प्राइस माइनस इस जो 12 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को एक साइड कर लीजिए और फिर ये जो 36 कॉस्ट प्राइस को दूसरी साइड में कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से जब हम घटा देंगे तो देखिए 36 में से जब 12 को आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 सेलिंग प्राइस बराबर 36 कॉस्ट प्राइस। अभी इसको हम लोग देखिए 12 से काट लेते हैं, 12 दूना का 24, 12 3 36, 2 सेलिंग प्राइस बराबर 3 कॉस्ट प्राइस। अब आपको बस इतना करना है कि ये फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ना, इसी की तरह बिल्कुल इसको अरेंज कर लेना है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को जो है इस साइड लेकर आते हैं देखिए, और 2 जो है दूसरी साइड अगर लेकर जाते हैं तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये 3 तो है ही बटा 2 आ जाएगा। अभी हम दोनों साइड से जो है ना एक को माइनस करते हैं। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें देखिए SP माइनस CP चाहिए, बटे CP चाहिए ना। तो यहाँ पे SP बटे CP है, SP बटे CP है, और दोनों पक्षों से हम कुछ भी माइनस या कुछ भी जोड़ कुछ भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों में किसी का गुणा या भाग जो भी करेंगे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, आप लोग जानते ही है। फिर इनका जब LCM आप लोग लेंगे तो देखिए SP माइनस CP बटे CP आ गया बिल्कुल फॉर्मूले के जैसा। फिर ये 3 माइनस 2 बटा 2, ये 1 बटा 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको जब परसेंटेज में करना होगा तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे आप लोग। तो ये देखिए 100 से जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 50 बार में कट जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ जो है उसका प्रतिशत में कितना हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 50। ठीक है, 50% लाभ होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ना इसको आप लोग लिखना सीख जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है। ठीक है, 9 में जो है 42 छात्र हैं और 10 में 45 हैं। 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है दिया हुआ है। 9 में जो है 9:5 है और 10 में 8:7 है। तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कक्षा 9 का जो है पहले हम ले लेते कक्षा 9। ठीक है, तो कक्षा 9 में देखिए कितनी संख्या दी हुई है, 42 दी हुई है, और इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 9:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम कक्षा 9 में लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस
अनुपात को जोड़ देंगे तो 9, 5, 14 हो जाएगा। तो ये टोटल तो 42 है, 42 में 14 का भाग देते हैं, आप लोग जानते हैं, तो फिर ये 3 आ गया। अब इस 3 से इस अनुपात में हम गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 और 5 तिहाई 15, यानी कि 27 जो है लड़के हो गए कक्षा 9 में और 15 लड़कियां। इसी प्रकार कक्षा 10 के छात्रों के लिए करेंगे। कक्षा 10 के छात्र टोटल कितने हैं? 45 छात्र हैं और इनका अनुपात कितना दिया है? 8:7। तो 8 और 7 कितना होता है? 15। तो 45 में जब 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। अब इस 3 का जो है इस अनुपात में गुणा करेंगे तो 24 और 21। तो 24 लड़के हो गए, 21 लड़कियां हो गई। अब देखिए हमें कक्षा 9 के जो है लड़कों की संख्या पता चल गई और लड़कियों की संख्या पता चल गई, तथा कक्षा 10 के भी लड़के और लड़कियों की संख्या पता चल गई। अब लड़कों की संख्या को दोनों जो है 9 और 10 के लड़कों की संख्या को जोड़ लीजिए और लड़कियों की संख्या को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए लड़कों की संख्या जोड़ेंगे 7 4 11, 2 2 4 1 5 और लड़कियों की संख्या 5 1 6 3। अभी हमें सवाल में पूछा है कि भाई इनका अंतर बता दो, तो इनके अंतर हम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 11 ये 5 हो गया, 36 माइनस 51 माइनस 36 करेंगे तो ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर जो है कितना हो गया? 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जैसे अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही है। देखिए 12% ऑफ, तो 12 का परसेंट का मतलब 1/100 गुणे 4/100 गुणे 7/100 गुणे 2 और गुणे 10 की घाते 6 दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये 100 10 की घात 2 ये हो गया, 10 की घात 2 10 की घात 2, ये तीनों मिलके कितने बन जाएंगे? 10 की घात 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणा 4 गुणा 7 बटे 10 की घात 6 बन जाएगा, क्योंकि ये 10 की घात 2 10 की घात 2 10 की घात 2 है और ये गुणा 2 है ही, गुणे 10 की घात 6। तो ये इससे अब कट गया। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, 12 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2। ठीक है, तो 12 चौक 48 गुणा 7 दूना का 14। अब इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 48 गुणा 14 देख लीजिए, कर लेते हैं। 4/32, 4 चौक का 16, 16 3 19 और 8 एकम 8 4। ठीक है, 2 7 4 1 5 1 6, 672 देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि देखिए 112 सेंटीमीटर गुणे 44 गुणे 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन को बना दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह का कोई आयताकार ब्लॉक है आपका, जिसको घनाभ आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक घनाभ है, इसको ये लोग पिघलाकर क्या बना दे रहे हैं? एक बेलन। ये है, इसको पिघलाकर एक बेलन बना देंगे। ठीक है, बेलन बना देंगे। बेलन की त्रिज्या दी हुई है कितनी? 35 सेंटीमीटर और इसकी बीमा दी हुई है, देखिए लंबाई 112, चौड़ाई जो है 44, ऊंचाई जो है 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो देखिए जब इसी को पिघलाकर ये बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों का आयतन बराबर होगा। आपको पाई का मान दिया हुआ है 22/7। देखिए इसका आयतन घनाभ का LBH होता है और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²H। तो 112 गुणा 44 गुणा 25 बराबर पाई का मान जो है 22/7 गुणे r का मान दिया हुआ है 35 का स्क्वायर, 35 गुणे 35 हो जाएगा। ठीक है, गुणे h। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 एकम 22 दूनी 44, जो कट रहा है अपना काट लेंगे। 7 एकम 7 बचे 35, 5 बचे 25,
5 सते 35, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 दूना का 32। हाइट जो है कितनी आ गई? 32 आ गई। अब हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है कि 2πr/h होता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 35 दिया हुआ है आपका, h का मान अभी निकाला हमने 32, 7 पचे 35, तो 22 दूनी 44 गुणे 5 दूनी 10, 5 15 1 16, तो 16 चौका 64 की 4, 16 चौका 64 6 70। ये देखिए वक्र पृष्ठ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ का जो है मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7040 आपका है ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद जो है, ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, मिश्र धन दिया हुआ है और 8 वर्ष बाद दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद जो है मिश्र धन दिया हुआ है कितना? 16400। अभी देखिए साधारण ब्याज जो है हर साल एक फिक्स मात्रा में बढ़ता है। जैसे पहले साल 100 रुपये हो गया साधारण ब्याज, तो सेम अमाउंट के लिए दूसरे साल भी 100 रुपये होगा, तीसरे साल भी 100 रुपये होगा, चौथे साल भी 100 रुपये होगा। मतलब साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर ही होता है। ठीक है, तो देखिए 8 साल बाद जो है मिश्र धन इतना है और 4 साल बाद जो है इतना है। तो अगर हम 8 साल बाद के मिश्र धन में से जो है 4 साल बाद वाला मिश्र धन घटा देते हैं, तो हमारा आ जाएगा कि वो 4 साल में कितना ब्याज मिला। ठीक है, 4 साल और 8 साल के बीच 4 साल का ही डिफरेंस है। तो ये घटाने के बाद जो है हमारा ये जो 3200 आया, ये 4 साल का जो है साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 3200। ठीक है, तो हमें 1 वर्ष का अगर देखिए अब 4 वर्ष का अब साधारण ब्याज हमें पता चल गया। ठीक है, तो देखिए ये 4 वर्ष बाद हमें मिश्र धन पता है, तो हमें अगर मूल धन निकालना है, मूल धन, तो 4 वर्ष बाद मिश्र धन माइनस 4 वर्ष बाद जितना साधारण ब्याज है वो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम मिश्र धन में से ब्याज को घटाते हैं तो हमारा मूल धन आ जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप घटाओगे तो 10,000 आएगा, तो ये हमारा मूल धन हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको आसानी से कर लोगे। तो हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही फॉर्मूला होता है। तो 10,000 गुणे दर कितना दिया हुआ है? देखिए दर दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? देखिए समय दिया हुआ है 3 सही 1/5। तो इसको आप लोग 5 15 16 बटे 5 परफेक्ट भिन्न में ऐसे बदल लेंगे। तो गुणे 16 बटे 5 को नीचे गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 0 ये 5 दूने 10। ठीक है, तो 16 दूने 3200 आ गया। ये हो गया आपका साधारण ब्याज जो है 3 सही 1/5 वर्ष के बाद सेम ये अमाउंट के लिए, सेम पी के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आप लोग जो है ना इसको रिवाइज करेंगे तो इससे आपके तैयारी का भी पता लगेगा और आप में कमियां कहाँ हैं वो पता लगेंगी। तो अभी आपके पास जो है टाइम है, कम से कम 1 महीना मान लीजिए टाइम है, तो आप लोग अपनी कमियों को दूर करके अपना जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक बल्लेबाज 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के जो है शामिल है, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? तो ये तो आप लोगों ने क्रिकेट तो बहुत ही खेला होगा। ठीक है, तो देखिए जिसमें 6 चौके हैं तो 6 गुणे 4 प्लस 10 छक्के हैं तो 10 गुणे 6 24 प्लस 60 बराबर 84।
मतलब उसने 84 रन तो चौके और छक्के से बना दिए। कुल रन कितना दिया हुआ है भाई? कुल रन दिया हुआ है आपका 124। तो अगर हम इसमें से 84 माइनस कर देते हैं तो जितना आएगा हमारा वो हो जाएगा दौड़ कर बनाए गए रन। अब इसका जो है प्रतिशत हम निकाल लेंगे, तो 40 रन टोटल 124 है, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। अब इसका 4 से देखिए तो 4 दहा में 40, 4 3 12, 4 1 कम 4, तो 1000/31। अब इसको सही बटा में आप लोग लिखेंगे तो 3 बार, ठीक है, 3 बार में आ जाएगा 93, 2 बार 8 सही 31। ठीक है, इसको सही बटा में लिखेंगे तो इतना प्रतिशत आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो आप आसानी से कर पाओ। बस आपके पास जो है प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होगा तो आप लोग विद इन टाइम जो है अपना पेपर कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे, इस टाइप के देखिए क्वेश्चन में मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको यूनिट्स का जो है बहुत ही ध्यान देना है। इकाई का जो है इनके मात्रक क्या हैं क्या नहीं है। जैसे सेंटीमीटर में है तो सभी सेंटीमीटर में होने चाहिए, मीटर में है तो सभी मीटर में होने चाहिए, किलोमीटर में है तो सभी किलोमीटर में होने चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल जो है किमी प्रति घंटा में निकालनी है। तो चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही होता है चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 1600 मीटर दूरी दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है? 4 देखिए मिनट दिया हुआ है, तो इसको हम सेकेंड में रखेंगे, तो इसको हम बदल लेंगे जो है, क्योंकि हमारा मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो 60 का गुणा कर देंगे, 4 मिनट दिया हुआ है, 4 मिनट दिया हुआ है समय। ठीक है, देखिए 4 मिनट, तो इसको 4 गुणे 60 सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो 4 एकम 4 चौका 16 या 40/6 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें देखिए किमी प्रति घंटा में निकालना है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर मीटर प्रति सेकेंड में कुछ दिया हुआ है उसको हमें किमी प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से उसमें गुणा कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ किमी प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारा मीटर प्रति सेकेंड है और इसे किमी प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 ये किमी प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो 6 एकम 6 त्रिक 18, 5/40, 8 त्रिक का 24 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया किमी प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात जो है दिया हुआ है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात ये हो जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पहले अनुपात लिख लेने हैं, पहले वेतन का अनुपात और बढ़ने के बाद वेतन का अनुपात। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जब ही उनका वेतन बढ़ा तो सेम एकदम 6000 दोनों का बढ़ा, लेकिन उनके अनुपात में जो है वृद्धि देखिए अलग अलग है। इसमें अंतर देखिए 35 का हो रहा है, लेकिन इसके 31 का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी अनुपात को जो है बराबर करेंगे, जो है वृद्धि का अनुपात भी अगर बराबर कर लें तो सवाल जो है हमारा तुरंत हो जाए। देखिए 4:5 है और 35:40 है। तो देखिए अनुपात, जैसे इसका अंतर देखिए 35 हो रहा है, इसका 31 हो रहा है, तो अनुपात को बराबर करने के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग कि इसके इन दोनों के जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस का गुणा ऊपर वाले में और इसके डिफरेंस का गुणा नीचे वाले में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंस 5 है तो इसमें जो है हम गुणे 5 कर देते हैं। ऊपर वाले का देखिए डिफरेंस कितना है 4:5 के बीच, तो गुणे 1 कर देते हैं। तो नया अनुपात हमारा क्या आ गया, नया अनुपात आ जाएगा 16:25 और 35:40 ही वो ये रहे। अब देखेंगे कि डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, ये 16 नहीं, देखिए हो जाती है ऐसी मिस्टेक कभी कभी। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा ना।
अब देखिए इनका जब अंतर आप निकालेंगे तो बराबर अंतर आएगा। देखिए कितना आ रहा है, 20 + 15 35, इसमें भी +15 35, और इनका रियल वेतन कितना बढ़ रहा था, 6000। इसका मतलब है 15 जो है 6000 के बराबर हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है सवाल में कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है भाई, 40 है। तो हमें 40 का मान निकालना है। तो 40 का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, ठीक है, बटे 15 गुणा 40। तो 15 चौका 60, 400। तो 400 गुणे 40 बराबर 16,000। ठीक है, ये सुमित का बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार, अगर इसी में आपसे पूछ देता कि भाई रवि का बढ़ा हुआ वेतन, तो अब 35 का मान यहाँ पे, जैसे ये 40 किया है आपने, तो 40 न करके 35 करते, तो 6000 बटे 15 गुणे 35 कर देते। इसको सॉल्व कर देते तो रवि का वेतन आ जाता, लेकिन हमें सुमित का ही पूछा है, तो आप इस प्रकार से सुमित का वेतन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि जब विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि होती है तो लाभ में इतने परसेंट जो है, देखिए वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में जो है बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मान लिया करिए कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% है। ठीक है, अभी देखिए जब हानि से ये लाभ में बदल रहा है, जैसे ठीक है, पहले मान लीजिए 20% की हानि हो रही थी, अब 20% का लाभ होने लगा, तो इसके बीच का डिफरेंस जो है कितने परसेंट का। देखिए ये हानि हो रहा था 20% का, मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 20% की उसमें हानि हुई, वो 80 का बिकता था, अभी 20% के लाभ पे बिकने लगा तो 120 का। तो इसके बीच का डिफरेंस जो है कितना आ गया, देखिए 40 का अंतर आ गया। मतलब इस हानि और लाभ को हमने जोड़ दिया तो हमें उनके बीच का अंतर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें हम लोग हानि और लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे तो हमें इनके बीच का प्रतिशत का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए 10 दूना का 20, 21/2% का जो है हानि है, और 11 5 55 3 58/5 इतने परसेंट का लाभ। इनको जोड़ेंगे तो 2 5 10, 21 5 105, 5 दूनी 10, 8 दूनी के 16, 2 5 10, 1 11, 116 हो गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 6 5 11, ये 2 ये 2, ठीक है, बटे 10 बराबर, अब देखिए इतने परसेंट का ये डिफरेंस हो गया। अभी कितना अंतर करने पर जो है ये डिफरेंस आया है, ये आया है 132.60 का अंतर करने पर, या 221 बराबर 132.6 गुणे 10, इसको कर दिया। अभी हमने क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% लेकर चलेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो हम 100% का मान जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका 10 में इसमें गुणा हो जाएगा तो 132 इतना हो जाएगा बटे 221 गुणे 100। इसको 6 बार में आप काटेंगे तो ये 6 बार में इससे कट जाएगा, तो आपका 100% का मान जो है 600 आ जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य जो है हमने कितना माना था, 100%, तो 100% जो है हमारा 600 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर सुरंग को 48 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, और वो किसी भी सुरंग या पुल को पार करती है, तो उसे जो है अपनी लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी उसे पार करने में, किसी सुरंग या पुल को। तो देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, 725 है, और सुरंग की लंबाई कितनी है, 235 है। ठीक है,
तो इतनी दूरी चलने के बाद वो इस पुल को जो है सुरंग को पार कर पाएगी। ठीक है, तो जुड़ी दूरी को जो है लंबाई को, ट्रेन की लंबाई को और सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 5 5 10, 3 2 5 1 6 7 2 960 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई हमारी 960 मीटर और समय 48 सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर कोई ट्रेन जो है किसी सुरंग से जा रही है या किसी पुल पे जा रही है या किसी प्लेटफॉर्म पे जा रही है और उसको पार करेगी, तो वो उस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी इसको काट लेते हैं। 16 6 का 96, 16 3 48, 3 दूना का 6, 20 जो है मीटर पर सेकेंड। अभी हमें देखिए आंसर जो है आपका किमी प्रति घंटा में दिया है, तो अभी पिछले सवाल में मैंने बताया कि 18/5 से हम गुणा कर देंगे तो किमी प्रति घंटा में जो है बदल जाएगा। तो 5 चौक का 20, 18 चौक 72 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 72 किमी प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि PQR एक काम को, जैसे P है कोई, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, Q है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, R जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग LCM निकाल लेंगे इन तीनों का लैसा जब आप निकालेंगे तो आएगा 60। ठीक है, अब इस 60 जो है, ये जो LCM आता है ये टोटल काम हो जाता है, टोटल वर्क, यही होता है कुल काम। ठीक है, अब 10 का 60 में आप लोग भाग लगाएंगे तो 10 6 का 60, 20 का 60 में लगाएंगे तो 20 3 60, 30 का 60 में लगाएंगे तो 30 दूनी की 60। ये भाग लगाने के बाद जो आता है P जो है 6 काम एक दिन में करता है अगर टोटल काम 60 है तो, Q जो है 3 काम एक दिन में करता है अगर टोटल काम 60 है तो, ऐसे ही R जो है 2 काम एक दिन में करता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है कि Q और R एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले दिन जो है कौन जाएगा, P के साथ Q जाएगा, दूसरे दिन कौन जाएगा, P के साथ R जाएगा, फिर अगले दिन कौन जाएगा, P के साथ Q जाएगा। ठीक है, फिर चौथे दिन P के साथ R, इसी प्रकार से काम वो कर रहे हैं। देखिए, तो अगर P के साथ Q जाता है तो P जो है एक दिन में 6 काम करता है, Q एक दिन में कितने काम, 3, तो टोटल 9 काम करेंगे ये। जब P के साथ R जाएगा तो 6 काम P करेगा और 2 काम R करेगा, तो 8 काम करेंगे ये लोग। तो ये देखिए 2 दिन में जो है 9 + 8 17 काम कर रहे हैं। 2 दिन में कितने काम हो रहा है, 17 काम जो है कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में आपका। ठीक है, तो 4 दिन में कितने काम होंगे, 34 काम हो जाएंगे। अगर हम लोग कहें 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे, तो इसमें 17 और ऐड हो जाएगा तो आपका 51 काम हो जाएंगे। और 7वें दिन जो है फिर से जब P और Q जाएंगे तो 51 + 9 यानी कि 60 काम। 7वें दिन, 7 दिन में जो है ये 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सभी ऑप्शन जो है गलत है। इसका ऑप्शन जो है केवल आंसर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 इसका जो है आंसर सही होगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखिए जब भी P और Q गए तो 9 काम करके आए और P और R गए तो 8, यानी कि जब पहले दिन ये गया और दूसरे दिन ये गया तो पहले और दूसरे दिन मिलाकर टोटल 17 काम हो गए। ठीक है, 17 काम जो है कंप्लीट हो गए पहले और दूसरे दिन। तो 2 दिन में जो है 17 काम हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 का दोनों में गुणा कर देते तो 6 दिन में जो है 51 काम हो जाएंगे। फिर 7वें दिन इनमें से P + Q जाएगा, क्योंकि एक दिन ये गया, फिर दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, छठे दिन ये चला गया। अब 7वें दिन इसकी बारी है तो ये 9 काम करके आ जाएंगे और 60 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि जो है धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ये इतना हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि
के आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। कितना, देखिए ब्याज क्या दिया हुआ है, 12% वार्षिक, ठीक है। तो 10 माह के लिए अगर आप ब्याज निकालोगे तो 12% जो है जब वार्षिक है, ठीक है, वार्षिक है, तो 10 बटे, अभी मासिक जब आप निकालोगे तो 10/12 से इसमें गुणा करना पड़ेगा आपका, तो 10% प्रति 10 माह का ब्याज हो जाएगा। ये देखिए, आप लोगों को जितने पे कैलकुलेट करने को पूछे, अगर ब्याज वार्षिक दिया है तो आपको ब्याज भी उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% प्रति 10 माह का जो है हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है, 10% प्रति 10 माह। तो आर का मान हमारा क्या आ गया, 10% प्रति 10 माह। बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये 10 माह का हो गया, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है, 2.5 वर्ष समय दिया हुआ है। समय जो है 10 वर्ष दिया हुआ है। तो अरे सॉरी, 2.5 वर्ष का मतलब कितने महीने हो गए, 6, देखिए 12 महीना, एक साल का, दूसरे साल का 12 महीना, तीसरे का 6 महीना, तो 12 12 24 6 30 माह। 30 माह में मतलब कि 10 मासिक आएगा क्या, 10 माह का 3 पार्ट हो जाएगा। 3 माह में अभी हमने जो है ब्याज को 10 माह पे कैलकुलेट किया, तो समय को 10 मासिक में जब तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा आपका ना। 30 माह है तो 30 माह में 10 का, तो 3 10 मासिक आएगा, ठीक है। तो अभी जब हम देखिए, इस चीज़ को समझने की बात है, आप लोग जब समझ जाओगे कैसे मासिक लेते हैं तो आप क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो 10 मासिक 3 आ जाएगा 30 माह में ना, 10 10 10 3। तो अभी देखिए क्या अब हम लगाएंगे, a बराबर आप लोग जानते हैं p कोष्टक में 1 + r/100 की घाता में n होता है। आपका a जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9982.50, ठीक है। p हमें निकालना है 1 + r, 10 हमने निकाला था। अभी देखिए r को जब हमने 10 मासिक लिया तो n को भी 10 मासिक, 3 10 मासिक हुए थे, अभी हमने बताया था। अभी क्या करेंगे, 9982.5 बराबर p, 10 एकम 10 1 11/10 लिख सकते हैं इसको, की घाता 3। अब इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे हम लोग, तो p बराबर देखिए 9982.5 और गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि ये जब दूसरी साइड आएगा ये वाला तो 10 ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे आ जाएगा, तो 11 गुणे 11 गुणे 11, और क्यूब है तो 3 बार ही लिखेंगे। अभी हम लोग इसको भाग देंगे, देखिए, ठीक है। पहले इस दशमलव को हटा लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, भाग देने से पहले जो है हम दशमलव को हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस 10 का 1 10 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 99825, अभी केवल हमारे पास 2 10 बचा है, 1 10 का हमने गुणा कर दिया तो दशमलव जो है गायब हो गया। तो 11 गुणे 11 गुणे 11, अब भाग देंगे, 11 9 देखिए 99, ठीक है। अब 0 11 7 77, हासिल 5 बज गया, 55 11 5 55, फिर 11 से भाग देंगे, 11 बटा 88, 2 11 दूनी 22, 11 5 55, फिर 11 कम 11, तो 11 7 77 हो गया, 5 11 5 55, तो ये 75 गुणे 10 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 7500। तो हमारा p का मान जो है कितना आ गया, देखिए 7500, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जैसे पूछा रहे कि 10 मासिक, तो आपको समय को भी 10 मासिक के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा और ब्याज को भी 10 मासिक के हिसाब से करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस दिया हुआ है 640 आपका। अभी अंकित मूल्य पर 10% की छूट करने के बाद जब उस कुर्सी को बेच रहे हैं, मतलब देखिए 100% अगर मान लेते हैं हम अंकित मूल्य था, ठीक है, तो 10% की छूट दिए तो 90% अंकित मूल्य हो गया, 90% जो है 720 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम टोटल अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो 100% ही अंकित मूल्य होगा, तो 720/90 गुणे 100। अब इसको 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, तो हमारा देखिए आ गया कितना, 800, ठीक है। तो इसका मतलब अंकित मूल्य जो है कितना आ गया, मार्क प्राइस जो है 800 रुपये आ गए। अब कह रहा है सवाल कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर अंकित मूल्य मतलब 800 पर बेचा जाए और क्रय मूल्य इसका कितना है 640, तो लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 160 रुपये। तो 160, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय जो है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो देखिए 16 एकम 16, 16 चौका 64, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10 बराबर 25%। तो लाभ जो है 25% का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या दी हुई है, एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो जो है हमें 7x - 3y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो वो जो है इसको 2 पार्ट में तोड़िए इसके गुणन के रूप में, तो 8 × 9, तो वो 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी, ठीक है। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपका, देखिए संख्या क्या है, पहले 8 9 5 6 3 x 8 7 और y। 8 से हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या जो है 8 से विभाज्य है तो उस संख्या का अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से विभाज्य होगा। तो ये अंतिम 3 डिजिट है, हमने ये ले लिया 8 7 और y। ये देखिए अभी y की जगह पे हम 1 रखते हैं, 1 रख के देखते हैं क्या 8 से ये विभाज्य होगा। 8 × 1 = 8 और 8 × 9 = 72 होता है, तो 1 से नहीं। लेकिन अगर हम y की जगह 2 रख देते हैं तब ये जो है टोटली विभाज्य हो जाएगा 8 से। तो इसका मतलब है y की जगह पे 2 आएगा। अब हम चलते हैं 9 की तरफ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है तो उस संख्या के अंकों का योग भी जो है 9 से विभाज्य होगा। तो चलिए भाई अब इस संख्या के अंकों का योग हम करते हैं। तो देखिए 9 8 + 9 कितना 17, 17 + 5 22, 22 + 6 28, 28 और +3 31। अभी x को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। 31 + 8 39, 39 + 7 कितना होता है 46, 46 और y का मान हमें पता चल ही गया 2 होगा, तो 48। अब देखिए ये 48 तो 9 से विभाज्य है नहीं और हमारे पास x है, x को हम ऐसा रखेंगे कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो अगर हम जो है देखिए 9 का जो है 9 पचे 45, 9 छंग 54, अगर यहाँ पे 54 आ जाए तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो 54 के लिए इसमें कितना करना पड़ेगा ऐड, 6 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम x का मान जो है 6 लिख देते हैं तब वो जो है 9 से भी विभाज्य होगी ये संख्या, और y का मान 2 के लिए ये संख्या जो है 8 से भी विभाज्य होगी। तो हमें मान किसका निकालना है, हमें x का मान 6 पता चल गया, x का मान जो है 6 पता चल गया कैसे, 9 के डिविजिबिलिटी रूल से, और y का मान 2 पता चल गया कैसे, 8 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो हमें मान किसका निकालना है, √7x - 3y का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो √7 गुणे x का मान 6 - 3 गुणे y का मान 2, तो √7 छंग 42 - 3 दूनी 6 बराबर √36 बराबर 6। तो हमारा कितना, देखिए ये √36 हो गया तो इसको √6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो करड़ी से जब बाहर हम निकालेंगे तो केवल 6 बाहर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो शेष बचने की बात दी हुई हो आप उन संख्याओं से, उन रिस्पेक्टिव संख्याओं से जो है माइनस कर लेंगे, ठीक है।
जैसे ये 54 25 का शेष 2 है, तो देखिए 54 जो है कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। ये कितना बच जाएगा, 5 2 7 2 425, और ये कितना बच जाएगा, 391। ठीक है, अब इनका जो है हमें क्या, अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या का है तो इनका हम मसा निकाल लेते हैं। 391 425 5423 का जो है मसा निकाल लेते हैं। तो ये 17 से देखते हैं, 17 से ही जाएगा ही, आप लोग निकाल के देखेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 पीछे 85, 17 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 17 कम 17 और 17 नवैया 100 नहीं, देखिए 17 7 100 नहीं, 17 28 17 कम 17 हो गया आपका, 17 तिया 51, 3 17 कम 17 3 2 5 153, 17 9 153। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है मसा आ जाएगा कितना, 17। तो वो संख्या जो है 17 हो जाएगी, जिससे डिवाइड करने पर इतना शेष बचेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी शेष बचने वाला हो उसको हम माइनस करेंगे दी हुई संख्या से, फिर उसके बाद जो है जो हमारा आएगा रिजल्ट उनका मसा निकाल देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात जो है दिया हुआ है, बी के वेतन में इतने % की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है। तो हमें ए का वेतन जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए और बी के वेतन का अनुपात देखिए कितना दिया हुआ है, तो ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। तो ए का वेतन मानते 6x हो गया और बी का जो है 7x हो गया। अब देखिए बी के वेतन में जो है वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि, 5 सही 1/2% की। तो इसको पहले हम सही बटा, 5 दूनी 10 1 11/2% इसका वेतन बढ़ रहा है। ठीक है, बी का वेतन तो कितना, देखिए मतलब पहले अगर 7x था, अभी इसके वेतन में जो है 100 + 11/2, अब इसको 211/2% जो है इसका वेतन बढ़ जा रहा है। ठीक है, यही तो, पहले 100 था तो 11/2 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, मतलब टोटल कितना बढ़ गया, तो 211/2% जो है इसका वेतन हो जा रहा है, पहले के मतलब पहले की तुलना में 211/2% हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले वेतन हमने कितना मान रखा है कि 7x है बी का वेतन, अब बढ़ रहा है कितना, 7x का 211/2% जो है इसका वेतन बढ़ जा रहा है। ठीक है, परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है वेतन, 147,700, इतना इसका वेतन हो जा रहा है बढ़ने के बाद। देखिए पहले वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है, 5 सही 1/2% की। ठीक है, मतलब इसको 11/2% लिख दे रहे हैं। अगर पहले वेतन 100 था तो 11/2% उसमें और ऐड हो जा रहा है, तो टोटल कितना हो जा रहा है, 211/2। ठीक है, तो अगर पहले 100% था तो अब कितना हो गया, 211/2% वेतन हो जा रहा है। तो मतलब कि 7x का 211/2% अभी करंट में वेतन हो जा रहा है बढ़ने के बाद। ठीक है, तो हमने बढ़ने के बाद के वेतन को इसके बराबर कर दिया, देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इन सभी को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो देखिए ये 2 × 100 बटे में है तो दूसरी साइड जाएगा, तो 147,700 × 2 × 100 हो जाएगा, और ये 211 है ना, 211 × 7। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, मतलब भाग दे लेते हैं, तो 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये देखिए 211 एक बार में जो है 211 से कट गया। तो आप इसका गुणा कर लेंगे तो 100 × 2 × 100 कितना आ जाएगा, देखिए 2 ये 20
हज़ार आपका आ गया। ठीक है, 20,000। अभी हमसे क्या पूछा है आपका सवाल में कि ए का वेतन ज्ञात कीजिए, तो हमारा यक्स का मान जो है 20,000 आ गया। तो ए का जो है वेतन है 6x, तो 6 गुणे 20,000, यानी कि ये आपका आ गया 1,00,000 जो है 20,000 ए का वेतन। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1,20,000। हमने माना ही था कि 6x जो है ए का वेतन है, 7x बी का वेतन है। तो अब बी का वेतन निकालना है, तो 7 गुणे जो है कितना कर देंगे, अगर निकालना होता बी का वेतन तो 7 गुणे 20,000, तो 1,00,000 जो है 40,000 आपका बी का वेतन हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन में आपका 1,40,000 और 1,20,000 दोनों दिया हुआ है। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में जो है पूछा हुआ है ए का वेतन और निकाल के बी का वेतन, ये ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे और उनका आंसर जो है गलत हो जाएगा, लेकिन उन्हें लगेगा कि उनका आंसर सही है। तो हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को बिल्कुल प्रैक्टिस करके ही करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए कि 1760 की धनराशि इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन जो है बराबर हो। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मिश्र धन को बराबर किया हुआ है। ठीक है, ब्याज व्याज को बराबर नहीं किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ब्याज पर ही आते हैं, इसलिए बच्चे उसी तरीके से करके परेशान होते हैं कि आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। देखिए 2760 है। ठीक है, दो लोगों को बांटना है। मान लीजिए कि एक लोगों को ए भाग दे दिया और दूसरे को बी, यानी कि ए प्लस बी बराबर 2760 हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा किया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दे रहा है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए और 4 वर्षों के लिए, तो मिश्र धन जो है बराबर हो रहा है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, देखिए कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन ए हो गया और ए का ब्याज ए गुणे 2 साल के लिए दे रहा है 5% ब्याज पे, क्योंकि अभी मैंने बताया था साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, पी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर बी प्लस बी गुणे 2, सॉरी यहाँ पे एक को 4 वर्ष के लिए दिया है ना, तो ये 4 हो जाएगा गुणे 5, ब्याज तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ए गुणे 10 बटे 100 बराबर बी प्लस बी गुणे 20 बटे 100। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 10 दहा में 100। तो इसको देखिए ए प्लस ए बटे 10 बराबर बी प्लस बी बटे 5। तो 10 एकम 10 एक 11 ए बटे 10 बराबर 6 बी बटे 5। ठीक है, यही होगा। 5 एकम 5 एक 6, 5 एकम 5, 5 दूना का 10। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 11 ए बराबर 12 बी। हमें देखिए दूसरे भाग मतलब कि बी का मान निकालना है, तो इससे जो है ये जो हमने अभी लिखा था इससे ए का मान हम निकालेंगे। देखिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2760 माइनस बी हो जाएगा क्या, 2760 माइनस बी। तो ए की जगह जो है हम 2760 माइनस बी रख देते हैं, तो 11 2760, सॉरी देखिए ये हमारा अभी आ गया है 11 ए बराबर 12 बी। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 2760 माइनस बी बराबर 12 बी, यही है। अब 11 का अंदर गुणा करेंगे तो 2760 गुणे 11 माइनस 11 बी बराबर 12 बी। ठीक है, अब 2760 गुणे 11 बराबर 12 बी। इस 11 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 11 बी। तो 11 बी प्लस 12 बी कितना हो जाएगा, 2760 गुणे 11 बराबर 23 बी। ठीक है,
23 भी हो जाएगा। अभी 23 को दूसरी साइड लाएंगे तो b बराबर 2760 गुणे 11/23। ठीक है, तो अभी इसको हम भाग दे देंगे तो कितनी बार में जाएगा देखिए, ये जो है 23 एकम 23, 4 23 दूनी 46, 120 बराबर 120 गुणे 11। इसका जब गुणा करेंगे तो 11 दूना का 22, 11 एकम 11 2 13, 1320। ठीक है, तो b का जो है कितना मान आ गया 1320, मतलब b को वो 1320 रुपये देगा। तब जो है a और b के मिश्र धन जो है 2 और 4 सालों के बाद बराबर होंगे। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड माउस पे आधारित है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था BOD बोर्ड माउस या भागू जो उसके उस तरीके से ही करेंगे। तो बिल्कुल इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे। तो देखिए 3 गुणा 7 प्लस 5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए भाग आ गया तो हम भाग कर लेंगे। ठीक है, 3 6 में 3 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 45 में 5 का भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 4 माइनस 45। ठीक है, अब इसके बाद भाग तो हमने कर लिया, डिवीजन वाला पार्ट। अब मल्टीप्लिकेशन, इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो था नहीं इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ पे गुणे का 1 है, 1 यहाँ पे है, तो 7 त्रिक 21 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 9 प्लस 9 चौका 36 माइनस 45। ठीक है, अब जोड़ हम करेंगे तो 21 और 5 को और 36 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 21 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 में 36 को जोड़ देंगे तो 6 6 12 3 दूनी 5 1 6, ये 62। और इधर जो है माइनस वाले को जो है एक साथ जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 45 और 9 और 2 को जोड़ के 11 हो जाएगा, तो 6 5 56। ठीक है, तो अभी देखिए 62 में से जो है 56 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना ज़्यादा कुशल है। ठीक है, अगर अनु है, ये अनु को अगर हम A से डिनोट कर लेते हैं और बिन्नी जो है बिन्नी को B से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे बिन्नी से 4 गुना ज़्यादा कार्य कुशल है, अगर जो है बिन्नी किसी फिक्स टाइम में x काम को करती है तो अनु जो है उसी फिक्स टाइम में 4x काम को कर देगी। ठीक है, तो अभी वो दोनों एक साथ मिलकर 7 घंटे में पूरा काम करते हैं। दोनों मिलेंगे, मतलब देखिए अनु 4x काम कर रही है और एक सेम टाइम में उतने ही टाइम में बिन्नी x काम। अब दोनों जब साथ काम करने लगेंगे तो 5x काम होगा। ठीक है, और कोई ऐसा काम है जिसमें दोनों मिल के जो है 7 घंटे में काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो अनु ऐसे कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको एक फॉर्मूले के रूप में तैयार कर लेते हैं कि अनु का काम प्लस बिन्नी का काम गुणे 7 दिन में। ठीक है, आप लोगों ने जैसे वर्क एंड टाइम जब पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि M1 D1 बराबर M2 D2, मतलब आदमी की संख्या गुणे दिन की संख्या बराबर आदमी की संख्या गुणे दिन की संख्या, मतलब ये नियत होता है। ठीक है, बदलता नहीं है, मतलब आदमियों की संख्या बदलेगी तो दिन की संख्या जो है चेंज होगी, यही होता है। तो इसमें अनु द्वारा किया गया काम प्लस बिन्नी द्वारा किया गया काम 7 दिन में हो रहा है, तो हमें अनु अकेले कितने दिन में काम करेगी वो निकालना है। तो अनु जो है सेम टाइम में 4x काम कर रही है और बिन्नी x काम कर रही है, इसमें रख देंगे। अनु का जो है 4x काम है और गुणे दिन, हमें अनु का दिन तो निकालना ही है कितने दिन में वो उसी काम को अकेले कंप्लीट करेगी। तो 4x प्लस x कितना 5x हो जाएगा, गुणा 7 बराबर 4x गुणा d, ये x से कैंसिल हो जाएगा और 7 बचे 35 बराबर 4d, या d बराबर 4 को दूसरी साइड लाएंगे तो 35/4 दिन। ठीक है, तो अनु जो है सेम काम 35/4 दिन में कंप्लीट कर लेगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को जो है यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए SSC GD के पेपर के साथ। धन्यवाद।